बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल इंजरी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पैथोलॉजी को पढ़ लिया था, रिवर्सिबल सेल इंजरी को पढ़ लिया था, तो वो पार्ट 1 था। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी को कवर करने वाले हैं। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी को पहले भी हम कवर कर चुके थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी थी, तो तरतीब से कंटिन्यूसली तो ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सेल इंजरी के कॉजेज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो है फ्लो चार्ट बेस्ड। तो इस वीडियो के अंदर कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के अलावा आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसका डिफरेंस ये भी हमने रिवाइज करना है। ओके, तो सेल इंजरी के क्या कॉजेज होते हैं? तो सेल इंजरी के कॉजेज होते हैं 7। नंबर 1 ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, नंबर 2 फिजिकल एजेंट, नंबर 3 chemical agent and the drugs, number 4 infectious agent, number 5 immunological reaction, number 6 genetic abnormalities, number 7 nutritional imbalance, number 8 aging। वैसे मैंने आपको 7 बताया था, जो 8वां है ना एजिंग वाला, ये बेसिक पैथोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है। और जो ये फ्लो चार्ट नोट्स होते हैं, ये बिग रॉबिन और मीडियम रॉबिन, यानी जो एक रॉबिन एंड कॉर्ट्रान पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज और रोमिन बेसिक पैथोलॉजी, इन दोनों का कम्बिनेशन होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे पुराने लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऑक्सीजन डेप्रीवेशन, किसी भी टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन कंटेंट या ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को कहते हैं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ द टिश्यू। बस टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। इसका कॉज कुछ भी हो सकता है। इसके कॉजेस को देख लेते हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का नंबर 1 कॉज होता है ब्लड फ्लो कम आ रहा है। द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द गिवन टिश्यू इज कॉल्ड इस्कीमिया। इस्कीमिया और हाइपोक्सिया में यही फर्क होता है कि हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, इस्कीमिया में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, ब्लड का फ्लो कम होता है। इन शॉर्ट इस्कीमिया हाइपोक्सिया करवा सकता है, हाइपोक्सिया इस्कीमिया नहीं करवा सकता। इस्कीमिया के अंदर किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन तो कम होगी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस्कीमिया की वजह से। जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और एक तरफ से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलना शुरू हो जाता है। जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलना शुरू हो जाएगा तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। चूंकि ब्लड फ्लो भी नहीं आ रहा, तो आप उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को, लाइक लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोनिक एसिड, आप इनको ब्लड से रिमूव नहीं करा सकते, टिश्यू से रिमूव नहीं करा सकते, क्योंकि ब्लड फ्लो आ नहीं रहा। इस्कीमिया की क्या वजह हो सकती है? आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी इस्कीमिया हो सकता है। और जब हम पढ़ेंगे हीमोडायनामिक डिसऑर्डर वाला चैप्टर, तो वहां पर इन्फॉक्शन की एक और वजह होती है, वो है वीनस ऑक्लूजन की। फॉर एग्जांपल टेस्टिकुलर वेन की टॉर्शन की वजह से भी इस्कीमिया इन्फॉक्शन हो सकती है। इसके बाद है इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। अगर ऑक्सीजनेशन सही तरह नहीं हो पा रही, ओके, या तो ऑक्सीजन ब्लड तक नहीं आ पा रही, या फिर ब्लड से आगे फ्लो नहीं होके आ रही। इन शॉर्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पा रहे। अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा और ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आ रही, तो आप इसको हाइपोक्सिया बोलते हो। अगर सर्कुलेशन स्टॉप हो गई है, स्टेसिस है, ब्लड फ्लो सही तरह नहीं आ पा रहा, तब इसको बोलते हैं हम स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीजेस की वजह से होता है। अब इन सबको स्पेशल पैथोलॉजी में कवर करना है, जो हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो इस टाइप के हाइपोक्सिया को एनीमिक हाइपोक्सिया बोलते हैं। ओके, अनीमिया की वजह से भी हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है। अनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो सकता है और आरबीसी का नंबर भी कम हो सकता है। वैसे आरबीसी का नंबर ना भी हो, कम ना भी हो, तब भी अनीमिया हो सकता है, जिस तरह आपने सुना है गैलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, माइक्रोसीटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, ओके, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। इन दोनों की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स कम से कम बनता है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है हाइपोक्सिया के बारे में। अगर आर्टरी की नर्विंग हुई है, इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा? इनिशियली किसी भी टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम आना शुरू हो जाता है, तो टिश्यू एक अडाप्टेशन को अडॉप्ट करता है, यानी कि अडाप्टेशन ले लेता है। इस अडाप्टेशन का नाम है टिश्यू एट्रोफी, यानी टिश्यू अपने साइज का, ऑर्गन अपने साइज को कम कर देता है। साइज को कम करने की वजह यह है कि सेल का नंबर और सेल का साइज दोनों कम हो जाता है। इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सिया होता है अडाप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ एट्रोफी। लेकिन अगर सिवियर और सडन हाइपोक्सिया है, तो इस केस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म ही रुक जाएगा तो सेल की इंजरी हो सकती है और सेल की डेथ हो सकती है। डायरेक्टली भी हो सकती है, डायरेक्टली भी हो सकती है।
अच्छा, हम इनकी तरफ आ रहे थे। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बता दिया, और सीवियर हैमरेज है, इसकी वजह से भी हाइपॉक्सिया हो सकता है। असल में जो सीवियर हैमरेज है, इसकी वजह से जो सर्कुलेटिंग इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, मीन सर्कुलेटरी फ्लो वॉल्यूम, पता नहीं ये सब चीज़ें फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, तो असल में जो ब्लड वॉल्यूम है हैमरेज की वजह से कम हो जाता है। इस केस में भी शॉक लाइक कंडीशन हो जाती है, जिसको हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक के अलावा सेप्टिक शॉक होता है, और आपने पढ़ना था कार्डियोजेनिक शॉक है। दो और माइनर शॉक होते हैं, लाइक एक शॉक था न्यूरोजेनिक शॉक है, एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट्स होते हैं। फिजिकल एजेंट्स में मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, जिसकी वजह से सेल की इंजरी हो सकती है। टेम्परेचर के एक्सट्रीम होते हैं, लाइक अगर टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हाई हो गया है, फॉर एग्जांपल बर्न है, या टेम्परेचर कुछ ज़्यादा कम हो गया है, डीप कोल्ड है, तो इस केस में फिजिकल एजेंट सेल को इंजर कर देते हैं। या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो, हाई अल्टीट्यूड की तरफ जाते हो, या डीप सी डाइविंग करते हो, इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सडन चेंज की वजह से डेथ हो सकती है, सेल की इंजरी हो सकती है। रेडिएशन की वजह से सेल की इंजरी हो सकती है, लाइक यूवी रेज होती है, एक्स रेज होती है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक के इंजरी की और डेथ को बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। फोरेंसिक के अंदर हमने पढ़ना है। तीसरा है केमिकल एजेंट एंड द ड्रग्स। केमिकल एजेंट्स को यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इनोक्यूअस सिंपल केमिकल्स, ट्रेस पॉइजन्स, अदर पोटेंशियल पॉइजन्स या अदर पोटेंशियल एजेंट्स है, और कीमोथेरापेटिक होते हैं। पहला है इनोक्यूअस सिंपल केमिकल्स। कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, और अगर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हो या मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर हो, हमारे टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो सकता है डायबिटीज वाले के अंदर, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया हाइपरटोनिक साल्ट वाली कंडीशन को अचीव कर लेता है। यानी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी की वजह से डायरेक्ट सेल इंजरी भी हो सकती है, या फिर जो वाटर होता है वो ज़्यादा हाई साल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से सेल की इंजरी डायरेक्ट भी हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड इम्बैलेंस भी हो सकता है। इसकी वजह से भी सेल इंजर्ड हो सकता है। कुछ इनोक्यूअस केमिकल में ऑक्सीजन भी है। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, और फ्री रेडिकल की वजह से अगर टिश्यू डैमेज होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज। आरओएस की प्रोडक्शन की वजह से होता है। इसके बाद है ट्रेस पॉइजन्स। कुछ ऐसे पॉइजन्स होते हैं जो अगर थोड़ी सी मिकदार के अंदर भी हो तभी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यह अपने फोरेंसिक के अंदर टॉक्सिकोलॉजी के अंदर पढ़ना है। आर्सेनिक है, आर्सेनिक के केस में मी लाइन होती है, रेनड्रॉप पिगमेंटेशन होती है जो एडिसन डिजीज को रिजेंबल करती है। ओके, मर्क्यूरी के केस में मर्क्यूरियल ट्राइमर्स होती है, हीटर्स शेक ट्राइमर्स होते हैं। साइनाइड के अंदर जो ब्लड होता है ब्राइट रेड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, और कड़वे बादाम वाला तो आपने याद किया होगा, तो फोरेंसिक की बातें हैं। इसके बाद अदर पोटेंशियल एजेंट्स है। अदर पोटेंशियल एजेंट के अंदर इन्वायरमेंटल एजेंट्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, एस्बेस्टोस हो सकता है, कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो सेक्सुअल प्लेयर को बढ़ा देती है, उनकी वजह से भी सेल की इंजरी हो सकती है। कीमोथेरापेटिक ड्रग्स, नॉर्मली कीमोथेरापेटिक ड्रग्स या जो हम कीमो के अंदर पढ़ते हैं, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कैंसर कीमोथेरापी वाली, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती है। ओके, ठीक है, लेकिन ये किस वक्त नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है? जब आप इनका यूज़ इनएप्रोप्रिएट कर लेते हो या कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, कुछ ऐसे कंडीशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो जिनके लिए वो बनी नहीं है, तो इनएप्रोप्रिएट यूज़ या एक्सेसिव यूज़ की वजह से सेल की इंजरी हो सकती है। इसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब जो इम्यून रिएक्शन होता है, अगर वो एब्नॉर्मल हो और एग्जैजरेटेड हो, और वो भी हमारी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट हो, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करवा देता है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल इनोक्यूअस एजेंट्स के खिलाफ हो, तब इसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को भी 4 में डिवाइड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो टाइप 1 है इसको एलर्जी इमीडिएट एनाफाइलैक्टिक बोलते हैं, टाइप 2 को साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, टाइप 4 को डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। इन शॉर्ट, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, चाहे वो एलर्जी है, चाहे वो हाइपर सेंसिटिविटी है, इन सब की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से सेलुलर और टिश्यू डैमेज हो जाता है। इसके बाद है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, अब इसको भी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, कुछ एक्सट्रीम ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या जीन की कॉपी हो जाती है। फॉर एग्जांपल 21 क्रोमोसोम की अगर कॉपी को ज़्यादा आ जाए, एक्स्ट्रा हो जाए, तो वो डाउन सिंड्रोम करवा सकता है। डाउन सिंड्रोम में सिमियन क्रीज था, कंजेनिटल मालफॉर्मेशन थी, मेंटल रिटार्डेशन, अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्यूट ल्यूकेमिया और आउटफ्लो ट्रैक डिफेक्ट कॉमन है। इसके बाद है कि अगर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, इस केस में हीमोग्लोबिन एस बन जाता है, वैलिन और ग्लूटामिक एसिड की कन्वर्जन हो जाती है। और लास्ट है सेल इंजरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल के
जो जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, अगर उनकी वजह से प्रोटीन का फंक्शन डेफिशिएंट हो, लाइक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के अंदर फिनाइलएलानाइन हाइड्रॉक्सिलेज वाला या फिनाइलकेटोनुरिया के अंदर इनमें कोई एंजाइम की डेफिशिएंट होने की वजह से सेल की इंजरी हो सकती है, या डैमेज डीएनए या मिसफोल्डेड प्रोटीन के एक्युमुलेशन की वजह से हो सकती है। अगर ये डैमेज डीएनए और मिसफोल्डेड प्रोटीन का कंटेंट रिपेयर से बियॉन्ड हो, यानी इतना डीएनए डैमेज हो गया जितना रिपेयर नहीं हो सकता, तो वो सेल डेथ करवा सकता है। तीसरा, पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, लाइक डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर ड्रग का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है। ओके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को फार्माकोलॉजी के हवाले से हमने पढ़ लेंगे नेक्स्ट फिर कभी। इसके बाद है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। अब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस 3 टाइप का यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है अंडर न्यूट्रिशन, भी सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, ओवर न्यूट्रिशन भी सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, और डाइट की जो नेचर होती है वो भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हमारी डाइट में लिपिड्स, टैग वगैरह, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ओवर न्यूट्रिशन कर ली तो ओबेसिटी हो गई, ओबेसिटी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन वगैरह आ जाती है। अंडर न्यूट्रिशन के क्या 3 कॉजेज हो सकते हैं? या तो बंदा खुद ही जानबूझ के नहीं खाता, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, या पुअर डाइट होती है, या फूड की शॉर्टेज होती है। ओके, ठीक हो गया। और अंडर न्यूट्रिशन की वजह से लाइक आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। लास्ट है एजिंग। एजिंग के अंदर सेलुलर सेनेसेंस होती है। सेनेसेंस मतलब सेल रेप्लिकेशन को छोड़ चुका है, सेल बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन के अंदर आ गया है। और ऐसा सेल जो सेनेसेंस स्टेट में आ जाता है तो वो अडाप्टेशन नहीं कर सकता जब भी कोई स्ट्रेस आता है। जब अडाप्टेशन नहीं हो सकता तो बस कोई भी स्ट्रेस आ जाएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा स्ट्रेस है, वो सेल को डैमेज कर देगा। वो सेल डैमेज हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के डिफरेंस को भी कवर कर लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी, नाम से लग रहा है कि इस केस में अगर आप स्टिमुलस को निकाल दोगे या स्ट्रेस को निकाल दोगे तो सेल की स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी वापस आ जाएगी, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर वापस नहीं आती। सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लैबिंग, ब्लंटिंग और डिस्टॉर्शन होती है, ये इरिवर्सिबल के अंदर कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। जो मेम्ब्रेन का डिफेक्ट होता है प्रेजेंट करता है, यानी जो मेम्ब्रेन होती है वो रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर इंटैक्ट होती है, लेकिन इरिवर्सिबल के अंदर मौजूद ही नहीं होती या उड़ डैमेज हो जाती है। स्पेसिफिकली लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होती है, लेकिन इस केस में स्वेलिंग और लाइसिस भी हो जाती है। राइबोसोम डिस्पर्स होते हैं, इसमें डिस्पर्स के साथ डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। हर चीज़ सीवियर है इरिवर्सिबल के अंदर। लाइसोसोम आउटोफेगी करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी लाइसोसोम ने पूरे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन इस केस में लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और सेल की आउटोलाइसिस हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होती है और इस केस में स्मॉल डेंसिटीज होती है, इसमें लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज होती है। न्यूक्लियस की क्लम्पिंग होती है, लेकिन इसमें आपको पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोलेक्सिस देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली ये आपने नेक्रोसिस के अंदर पढ़ा था। कैल्सिफिकेशन इसमें नहीं होती, लेकिन इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन शॉर्ट में जो डिफरेंस अभी ये जो डिफरेंस है ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का और नेक्रोसिस का भी कर सकती है, क्योंकि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है इसके बाद सेल की डेथ आनी है, और जो पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस होती है, और प्रोग्राम सेल डेथ उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तकरीबन 50% ऑडियंस आवाम सब्सक्राइब नहीं करती, और एक क्रिएटर के लिए मोटिवेशन यही होती है कि उसकी ऑडियंस या उसकी क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।